नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के 500 प्रश्नों के बारे में। महामैराथन क्लास होने वाली है, लेकिन कम समय में, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न रखे गए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न मिलने वाले हैं। ऐसे ही और यदि आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। सभी व्यक्ति को इस वीडियो को लाइक करना होगा, और जैसा ही मुझे लगेगा कि हाँ इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैं जो अन्य सब्जेक्ट हैं, पर्यावरण, हिंदी और जो अन्य सब्जेक्ट हैं, उन पर जल्द ही महामैराथन क्लास लेकर आऊँगा। यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, उसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तीनों कार्य आपको जल्दी से कर लेना है। सभी इसको देखिएगा, कंप्लीट वॉच करिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये रुडोल्फ के द्वारा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है? तो वो है जन्म से 2 वर्ष की। याद रखिएगा, बाल विकास की जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है। तीसरा प्रश्न, बालक स्वार्थी तथा स्वकेंद्रित किस अवस्था में होता है? तो ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में होता है। याद रखिएगा, बालक स्वार्थी तथा स्वकेंद्रित जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में होता है। चौथा प्रश्न, बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है? तो यह है जन्म से 2 वर्ष तक की। याद रखिएगा, बाल विकास की जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये विलियम जेम्स को जाता है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। छठा प्रश्न, शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह जॉन डीवी के द्वारा स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जॉन डीवी द्वारा स्थापित की गई थी। यहाँ पर 2 बार मैं प्रश्न को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक ही बार में प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? तो ये 20 होती है। याद रखिएगा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? तो ये 5 अक्टूबर 1981 से। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा जो परियोजना है ये 5 अक्टूबर 1981 से प्रभावी है। 9वां प्रश्न, अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह परिभाषा पावलोव के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है? तो ये जेबी वाटसन का कथन है। इनका कहना है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। अगला प्रश्न, तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को। याद रखिएगा, जो तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है ये किशोरावस्था काल को कहा जाता है। टोली दल समूह की आयु किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, टोली दल समूह की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है या फिर बाल्यावस्था होती है। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये विलियम जेम्स के द्वारा कहा गया या फिर विलियम जेम्स की यहाँ परिभाषा है। संक्रमण काल की अवस्था या फिर संक्रांति काल किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, संक्रमण काल की अवस्था या फिर संक्रांति काल किशोरावस्था को कहा जाता है। सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है, वह अवस्था कौन सी है? तो वो है किशोरावस्था। याद रखिएगा, किशोरावस्था, इसे सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। किसे? किशोरावस्था को। तो यहाँ पर किशोरावस्था आपका राइट आंसर होगा। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये गैरिसन के द्वारा दी गई परिभाषा है कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। 17वां प्रश्न, संघर्ष व तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को। याद रखिएगा, संघर्ष व तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। वैचारिक क्रिया अवस्था किस काल को माना गया है? तो ये बाल्यावस्था को। याद रखिएगा, वैचारिक क्रिया अवस्था बाल्यावस्था को माना गया है।
इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी प्रोफेसर बोस के। कब की गई थी? 1922 में। याद रखिएगा, इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी ये 1922 में प्रोफेसर बोस के द्वारा की गई थी। आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था का काल किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था किशोरा काल को कहा जाता है। कोलसनिक ने किशोरावस्था का काल किस आयु तक माना है? यहाँ पर देखिए, कोलसनिक के अनुसार पूछा गया है कि जो किशोरावस्था का काल है ये इन्होंने किस आयु तक माना है? तो इन्होंने 12 से 21 वर्ष तक की आयु को माना है कोलसनिक ने किशोरावस्था को। याद रखिएगा, किसके अनुसार पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट है। तो कोलसनिक के अनुसार जो किशोरावस्था का काल है वो 12 से 21 वर्ष तक का होता है। अगला प्रश्न, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है यह जॉन लॉक का कथन है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो ये विलियम स्टर्न तथा कुहलमान है। ये कब किया गया था? तो 1912 में। याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का जो प्रतिपादन किया था वो विलियम स्टर्न तथा कुहलमान के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1912 में। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह थ्रस्टन के द्वारा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया गया। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन किसने बताया है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा बताया गया है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान को मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन क्रो एंड क्रो के द्वारा बताया गया है। शिक्षा तथा समाज पुस्तक किसकी रचना है? तो यह जॉन डीवी की। याद रखिएगा, शिक्षा तथा समाज जो पुस्तक है यह जॉन डीवी की रचना है। बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा किस नाम से जानी जाती है? तो ये बाल मनोविज्ञान के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा बाल मनोविज्ञान के नाम से जानी जाती है। किसने मनोविज्ञान को मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान बताया है? तो ये मार्गन ने। याद रखिएगा, मार्गन ने मनोविज्ञान को मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान बताया है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यह जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? इसके बारे में आपको सभी को पता होगा, ये विलियम जेम्स की पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक को कहा जाता है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो नामक पुस्तक है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये मनोविज्ञान की आधारशिला जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है इसको कहा जाता है। प्रश्न को दोहरा लेते हैं, शायद मैंने प्रश्न थोड़ा सा गलत पढ़ दिया है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक को कहा जाता है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को कहा जाता है। सीखना अनुभव परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये क्रोनबेक के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा में मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है। अनुभव के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह क्रोनबेक के द्वारा दी गई परिभाषा है। बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये फ्रोबेल के द्वारा कहा गया। याद रखिएगा, बालक स्वयं विकासोन्मुखी होने वाला पौधा है, ये फ्रोबेल के द्वारा कहा गया। गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? इस अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। अभ्यास व अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह परिभाषा मार्गन व किंग के द्वारा दी गई। रूसो की किस पुस्तक से उसके द्वारा बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की जानकारी मिलती है? तो यह है एमिल पुस्तक से उसके द्वारा बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की जानकारी मिलते हैं। किसकी? रूसो की। अगला प्रश्न, प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये एस चौहान द्वारा दी गई परिभाषा है। बाल विकास के महत्व को सर्वप्रथम किस दार्शनिक ने अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रकट किया है? तो यह है प्लेटो। याद रखिएगा, बाल विकास के महत्व को सर्वप्रथम प्लेटो ने अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रकट किया है। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। द रिपब्लिक
किसकी रचना है? तो ये प्लेटो की ही, याद रखिएगा। जो द रिपब्लिक पुस्तक है ये प्लेटो की रचना है। इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये जोहान अमोस कॉमनियस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना जोहान अमोस कॉमनियस के द्वारा की गई। पहली बार किस पुस्तक में बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया गया? तो वो है ऑर्बेस विक्टोस। यहाँ पुस्तक में बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया गया। प्रसिद्ध पुस्तक ऑर्बेक विक्टोस की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई? तो ये जोहान आमोस कॉमनियस के द्वारा की गई रचना है ऑर्बेक विक्टोस, याद रखिएगा। यह प्रसिद्ध पुस्तक है। लैटिन शब्द साइकी का क्या अर्थ है? तो ये लैटिन शब्द साइकी का जो अर्थ होता है वो आत्मा होता है। क्रमबद्ध चरित्र लेखन पद्धति के जनक कौन है? तो ये प्रेयर है, याद रखिएगा। क्रमबद्ध चरित्र लेखन पद्धति के जनक प्रेयर होंगे। किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है? तो ये किसके अनुसार पूछा गया है? तो ये जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान में जन्म के परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास को गर्भावस्था प्रारंभ से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किसने माना है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा माना है, याद रखिएगा। बाल विकास को गर्भावस्था प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का जो अध्ययन माना है वो क्रो एंड क्रो के द्वारा माना गया है। किसके अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी, इनके अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जिन पियाजे हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान में जो सर्वाधिक 32 पुस्तकें लिखी गई है वो जिन पियाजे के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये टेन के द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक टेन के द्वारा लिखी गई है। किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? तो ये बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये सली के द्वारा की गई, याद रखिएगा। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना सली के द्वारा की गई। अगला प्रश्न, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये डार्विन के द्वारा लिखी गई। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक जो पुस्तक है ये डार्विन के द्वारा लिखी गई। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है, यहाँ कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। अगला प्रश्न, माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये प्रेयर के द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा। माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक प्रेयर के द्वारा लिखी गई। बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये स्टेनले हॉल को कहा जाता है, याद रखिएगा। बाल अध्ययन का पितामह स्टेनले हॉल को कहा जाता है। 1916 में भारत की सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, याद रखिएगा। 1916 में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा स्थापित की गई थी। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1924 में हुई थी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो 1924 में की गई थी या फिर 1924 में हुई थी। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किसका योगदान प्रमुख माना जाता है? तो ये पियाजे का, याद रखिएगा। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में पियाजे का योगदान प्रमुख माना जाता है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर देखिए भारत में पूछा गया है, तो भारत में 1930 में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई थी। बाल अध्ययन की क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है या फिर कौन था? तो ये प्रेयर, याद रखिएगा। बाल अध्ययन की क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का जो प्रतिपादक थे वो प्रेयर थे। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने बताया है? तो ये मैकडूगल के द्वारा बताया गया है, याद रखिएगा। मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मैकडूगल के द्वारा बताया गया है। बाल अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? तो ये टाइडमैन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। बाल अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि का जो प्रतिपादक किया गया था
वो टाइडमैन के द्वारा किया गया था। किसने मनोविज्ञान को जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बताया है? तो ये जिबार्डो ने। याद रखिएगा, जिबार्डो ने जीवधारियों के व्यवहार को वैज्ञानिक अध्ययन बताया है। बाल अध्ययन की लंबात्मक विधि का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? तो ये कार्ल सी गैरिसन के द्वारा प्रतिपादक किया गया था बाल अध्ययन की लंबात्मक विधि का। मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसके द्वारा कहा गया है? तो ये वाटसन के द्वारा कहा गया है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये विलियम जेम्स को जाता है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। बाल अध्ययन की निरीक्षण विधि का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? तो ये वाटसन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, बाल अध्ययन की निरीक्षण विधि का प्रतिपादक वाटसन के द्वारा किया गया था। बाल अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये विलियम वुंट के द्वारा किया गया था। बाल अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि का जो प्रतिपादन किया गया था ये विलियम वुंट के द्वारा किया गया था। गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तनों को हरलोक ने किस श्रेणी में रखा है? तो हरलोक ने रचनात्मक श्रेणी में रखा है। याद रखिएगा, गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तनों को हरलोक ने रचनात्मक श्रेणी में रखा है। बाल मनोविज्ञान में बालक की किस अवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो वो है गर्भावस्था से बाल्यावस्था। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान में बालक के गर्भावस्था से बाल्यावस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मनोविज्ञान के अध्ययन का आरंभ किसके द्वारा शुरू हुआ? तो ये अरस्तु का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान के अध्ययन का जो आरंभ शुरू हुआ था वो अरस्तु के द्वारा शुरू हुआ था। अरस्तु के काल में किस विषय की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन आरंभ हुआ? तो ये दर्शन शास्त्र। याद रखिएगा, अरस्तु के काल में दर्शन शास्त्र विषय की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन आरंभ हुआ। बाल विकास में बालक की किस अवस्था पर ध्यान देते हुए अध्ययन किया जाता है? तो वह गर्भावस्था से किशोरावस्था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बाल विकास में बालक की गर्भावस्था से किशोरावस्था पर ध्यान देते हुए अध्ययन किया जाता है। सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो इस शैशवावस्था को कहा जाता है सीखने का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल, यहाँ पर देखिए, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है और जो जीवन का अनोखा काल कहा जाता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल विकास की किस अवस्था को पठार अथवा विश्रामावस्था कहा जाता है? तो ये जन्म से 10 दिन से 14 दिन की जो अवस्था होती है इसको पठार अथवा विश्रामावस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान पहले किसकी एक शाखा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो यह है दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र शाखा के रूप में प्रयोग किया जाता था। बालक के विकास पर पहली बार वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? तो यह पेस्टालोजी ने। याद रखिएगा, बालक के विकास पर पहली बार वैज्ञानिक विवरण जो प्रस्तुत किया गया था यह पेस्टालोजी के द्वारा किया गया था। पेस्टालोजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यह है बेबी बायोग्राफी। ये पेस्टालोजी की प्रसिद्ध रचना है। वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये बाल विकास। याद रखिएगा, वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से जाना जाता है। बाल अध्ययन आंदोलन का संबंध किस स्थान से है? तो ये है अमेरिका से। जो बाल अध्ययन आंदोलन है इसका संबंध किस स्थान से है? तो ये अमेरिका से होगा। बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये बाल मनोविज्ञान। बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो ये स्टैनली हॉल थे। जो बाल अध्ययन आंदोलन है ये कब किया था? 1993 में। इसके जन्मदाता के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर क्या होगा? स्टैनली हॉल होगा। बाल अध्ययन समिति व बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह स्टैनली हॉल को जाता है। स्टैनली हॉल ने किस विधि से बाल विकास का अध्ययन किया है? तो यह है प्रश्नावली विधि। याद रखिएगा, स्टैनली हॉल ने प्रश्नावली विधि से बाल विकास का अध्ययन किया है। शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक किसके द्वारा खोला गया? तो ये विलियम हेली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिकागो में प्रथम बाल के निर्देशन जो क्लिनिक खोला गया था ये विलियम हेली के द्वारा खोला गया था।
भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये कोलकाता विश्वविद्यालय से हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? तो ये शैशवावस्था, याद रखिएगा। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को माना जाता है। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो ये शैशवावस्था, याद रखिएगा। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से जो स्वर्णिम काल कहा जाता है वो शैशवावस्था को कहा जाता है। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो वो है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, याद रखिएगा। पियाजे ने बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो वो है कोहलबर्ग, याद रखिएगा। कोहलबर्ग ने नैतिक वृद्धि की अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की है। जिन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? तो वो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा है वो अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किस अवस्था में होते हैं? तो वो किशोरावस्था में होते हैं। इसमें बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। बाल मनोविज्ञान को जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किसने माना है? तो ये बर्क ने माना है, याद रखिएगा। बाल मनोविज्ञान को जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन माना है ये बर्क के द्वारा माना गया है। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? तो वो है 5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। 5 वर्ष के बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जिन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? तो उन्होंने साक्षात्कार विधि को अपनाया। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यहाँ किस विद्वान का कथन है? तो ये जिन पियाजे का कथन है कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो ये जिन पियाजे का कथन है। इनका कहना है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो ये बंडूरा के द्वारा विकसित किया गया, याद रखिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा के द्वारा विकसित किया गया। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये लगभग 350 ग्राम होता है, याद रखिएगा। शिशु के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो लगभग 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये लगभग 1400 ग्राम, याद रखिएगा। मनुष्य के जो मस्तिष्क का वजन होता है वो लगभग 1400 ग्राम का होता है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ उक्त कथन किसका है? तो ये वैलेंटाइन का है, याद रखिएगा। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन वैलेंटाइन का है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ जो उक्त परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। क्षणिक संवेग की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो ये है शैशवावस्था। क्षणिक संवेग की जो अवस्था है वो शैशवावस्था काल को कहा जाता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास है वो किस अवस्था में होता है? तो वो है बाल्यावस्था। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है ये बाल्यावस्था में होता है। किस काल को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है? तो वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। शैशव काल का समय कौन सा होता है? तो वो है जन्म से 3 सप्ताह तक, याद रखिएगा। जो शैशव काल का समय होता है वो जन्म से 3 सप्ताह तक का होता है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई है? तो ये गीजू भाई बधेका, याद रखिएगा। भारत में जो बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई है वो गीजू भाई बधेका के प्रयासों से शुरू हुई है। गीजू भाई बधेका ने मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर किस संस्था की स्थापना की? तो इन्होंने बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। कब की थी? 1920 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गीजू भाई बधेका ने मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर बाल मंदिर संस्था की स्थापना की थी। कब की थी? 1920 में। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये ताराभाई मोडेक के द्वारा शुरुआत की गई थी भारत में बाल अध्ययन की। कब की थी? 1930 में।
प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये न्यूयॉर्क में की गई, न्यूयॉर्क में की गई। कब की गई? 1887 में। सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो ये पेस्टालोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1774 में। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो ये जॉन लॉक व थॉमस हॉब्स के द्वारा बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ये है अंग्रेजी। याद रखिएगा, जो साइकोलॉजी है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये वुडवर्थ द्वारा दी गई परिभाषा है। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किनके द्वारा किया गया? तो ये बीने व साइमन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1905 में। याद रखिएगा, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बीने व साइमन द्वारा 1905 में किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की जो स्थापना है ये कहाँ पर की गई थी? तो ये बेंगलुरु में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। अगला प्रश्न, नेशनल अकादमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1989 में की गई थी। याद रखिएगा, नेशनल अकादमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की जो स्थापना की गई थी वो 1989 में की गई थी। अधिगम व्यक्ति की शक्तियों तथा वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा सुधार का नाम है। यहाँ परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये डेनियल बेल के द्वारा दी गई परिभाषा है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। 1951 में रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये कार्ल रोजर्स के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1991 में रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा? कार्ल रोजर्स के द्वारा 1951 में। मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मेस्लो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये गेट्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये वुडवर्थ के द्वारा दी गई परिभाषा है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुई। याद रखिएगा, एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा से हुई है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया कि जो मनोविज्ञान है ये मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? तो वह है शैशवावस्था। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं धनात्मक विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन किसका होगा? वाटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं धनात्मक विज्ञान है। यह कथन वाटसन का है। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है? तो अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो है सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना कहलाता है। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये कब लागू हुआ? तो ये अगस्त 2009 में शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम ये अगस्त 2009 में लागू किया गया। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो ये अल्फ्रेड बीने ने। याद रखिएगा, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? तो याद रखिएगा ये फ्रांस के निवासी थे अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये मनोविज्ञान के। याद रखिएगा, अल्फ्रेड बीने मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत हैं या फिर 2 कारक सिद्धांत हैं ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर त्रिकारक सिद्धांत के बारे में पूछे, दोनों ही सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न,
डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर कार्य करता है, डमरू पर बंदर का नाचना। प्याज काटते समय आंख से पानी आना मानव व्यवहार की किस प्रकार की क्रिया है? तो ये एक सहज क्रिया है, याद रखिएगा। प्याज काटते समय आंख से पानी आना मानव व्यवहार की एक प्रकार की सहज क्रिया है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को, मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। आंखों को झपकाना, गर्म वस्तु को छूते ही हाथ हटा देना, ये आदि किस प्रकार की क्रिया है? तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है, याद रखिएगा। ये किस प्रकार की क्रिया होगी? ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होंगी। खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को, खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मूल प्रवृत्ति का परिमार्जन क्या कहलाता है? तो मूल प्रवृत्ति का जो परिमार्जन है ये अधिगम कहलाता है, याद रखिएगा। मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को, मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। किस प्रकार के परिवर्तनों को अधिगम में शामिल किया गया है? तो वो है स्थायी परिवर्तनों को अधिगम में शामिल किया गया है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये वुडवर्थ के द्वारा दी गई परिभाषा है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? तो ये मैकडूगल का कथन है। अमूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? तो अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरण हैं? तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण पूछेंगे तो कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन से होंगे? समस्या का चयन, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना और निष्कर्ष पुनरीक्षण करना। ये 4 मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है। तो चारों चरणों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देते हुए मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है? तो ये रचनावादी संप्रदाय, रचनावादी संप्रदाय के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देते हुए मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। व्यवहारवादी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो यह है जॉन ब्राइड वाटसन व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है। कौन सा संप्रदाय रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव के परीक्षणों के परिणाम पर आधारित है? तो वो है व्यवहारवादी संप्रदाय, याद रखिएगा। व्यवहारवादी संप्रदाय रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव के परीक्षणों के परिणाम पर आधारित है। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? भाव का त्रिविमीय सिद्धांत तो ये विलियम वुंट के द्वारा दिया गया था। त्रिविमीय या फिर इन्होंने जो 3 प्रकार बताए हैं सिद्धांत, वे कौन कौन से हैं? तो वो है उत्तेजना शांत, तनाव शिथिलन और सुखद दुखद। ये भाव का त्रिविमीय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये विलियम वुंट के द्वारा दिया गया। टिचनर ने चेतना के कितने तत्व बताए? जो टिचनर है इन्होंने चेतना के कितने तत्व बताए हैं? तो इन्होंने 3 तत्व बताए हैं, संवेदना, भाव तथा प्रतिमा, जिसको प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो टिचनर ने जो चेतना के प्रकार बताए या फिर चेतना के तत्व बताए हैं वो 3 बताए हैं, संवेदना, भाव तथा प्रतिमा या फिर प्रतिबिंब। याद रखिएगा। साथ में कौन कौन से बताए हैं इसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है, तो इनके बारे में भी आपको याद कर लेना है, याद रखना है। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है? तो वह कार्यात्मकवादी संप्रदाय, कार्यात्मकवादी संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय किस संप्रदाय को जाता है? तो यहाँ जो श्रेय जाता है वो प्रकार्यवाद संप्रदाय को जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को, याद रखिएगा। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को कहा जाता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो ये गेस्टाल्टवादी, याद रखिएगा। पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण पद्धति है ये गेस्टाल्टवादी संप्रदाय की देन है। किस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? तो वह मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय द्वारा व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। किस संप्रदाय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है? तो वह है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है।
नए कौशलों को सीखने व क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाल्य अवस्था को। मानवतावाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये मैस्लो व रोजर्स को माना जाता है मानवतावाद का प्रतिपादक। एज ऑफ ब्यूटी किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को। याद रखिएगा, एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था को कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। दल भक्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को। दल भक्ति की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कौन सी होती है? तो वो है किशोरावस्था। सामाजिक स्वीकृति की जो अवस्था है वो किशोरावस्था होती है। मन के कितने प्रकार बताए हैं? तो मन के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। ये मन के 3 प्रकार है। कौन कौन से हैं इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी क्या कहलाती है? तो वो मानव व्यवहार। शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार कहलाती है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर के द्वारा दिया गया। शिक्षा की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक की कृपा पर निर्भर है, यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये B.N. झा के द्वारा कहा गया कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो मनोवैज्ञानिक कृपा पर निर्भर है। मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं व विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये डेविस के द्वारा दी गई परिभाषा है। स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किन पर प्रयोग किया? तो इन्होंने जो अपना प्रयोग है वो चूहों पर भी किया था और कबूतरों पर भी किया था। चूहे पर कब किया था? 1930 में। और कबूतर पर कब किया था अपना प्रयोग? 1943 में किया था। याद रखिएगा, स्किनर ने जो अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया गया था वो चूहे पर भी किया गया था 1930 में, व कबूतरों पर 1943 में अपना प्रयोग किया था। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि में प्रयोग किए गए भावार्थ, उदाहरण, प्रश्नोत्तर इत्यादि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये शिक्षण युक्ति। याद रखिएगा, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि में प्रयोग किए गए भावार्थ, उदाहरण, प्रश्नोत्तरी इत्यादि को शिक्षण युक्ति कहा जाता है। शिक्षण विधियां तथा शिक्षण युक्तियां संयुक्त रूप से किसमें समाहित रहती हैं? तो ये है व्यूह रचना। शिक्षण विधियां तथा शिक्षण युक्तियां संयुक्त रूप से व्यूह रचना में समाहित रहती है। वे आदर्श जिन्हें एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो वो लक्ष्य कहलाते हैं। याद रखिएगा, वे आदर्श जिन्हें एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त किया जा सकता है वे लक्ष्य कहलाते हैं। किसी उद्दीपक के कारण होने वाले अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो वो अनुक्रिया व्यवहार। याद रखिएगा, किसी उद्दीपक के कारण होने वाली अनुक्रिया व्यवहार कहलाती है। स्व इच्छा से होने वाली अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो क्रिया प्रसूत व्यवहार। याद रखिएगा, स्व इच्छा से होने वाली अनुक्रिया को क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वह स्किनर। अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व देने वाले जो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे वो स्किनर थे। लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन किसे माना जाता है? तो वो है उद्देश्य। लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन उद्देश्य को माना जाता है। मनोविज्ञान में उद्देश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये बोबित महोदय ने। याद रखिएगा, मनोविज्ञान में उद्देश्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो बोबित महोदय के द्वारा किया गया। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए इसे कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसे 3 भागों में। याद रखिएगा, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए इसे 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग कौन कौन से? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ये 3 भागों में विभाजित किया है। जीवन की बसंत ऋतु किस काल को कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को। याद रखिएगा, जीवन की बसंत ऋतु किशोरावस्था काल को कहा जाता है। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो वो है शैशवावस्था। याद रखिएगा, तीव्रता से शारीरिक विकास की जो अवस्था है वो शैशवावस्था काल को कहा जाता है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो ये प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ने। याद रखिएगा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट के द्वारा कहा गया है। मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया है? तो ये पाम्पनोजी के द्वारा। याद रखिएगा, मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क का विज्ञान पाम्पनोजी के द्वारा कहा गया है।
मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसके द्वारा कहा गया है? तो ये विलियम वुंट के, विलियम जेम्स के, वाइप्स के और जेम्स अली के, इन सभी के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, यह जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो यहाँ पर जो पुस्तक है ये दुर्गानंद सिन्हा की रचना है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1915 में। याद रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम 1915 में शुरू किया गया। मनोविज्ञान का आदि जनक किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को, मनोविज्ञान का आदि जनक अरस्तु को कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में पूछे तो जो इसका जनक है ये विलियम जेम्स को कहा जाता है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये विलियम वुंट के। याद रखिएगा, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना की गई थी ये विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये लिप्जिंग में किया गया था, लिप्जिंग में किया गया था। और कौन से देश में? तो जर्मनी में किया गया था। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण का एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में पूछा गया है, तो ये विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व मानसिक जागरूकता विकसित करना, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण का एनसीएफ 2005 के अनुसार। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन के माध्यम से बालकों में किन मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए? तो लोकतांत्रिक मूल्यों का। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सामाजिक अध्ययन के माध्यम से बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। किस दार्शनिक ने चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की है? तो ये विलियम मैकडूगल ने। याद रखिएगा, विलियम मैकडूगल ने चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना की है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये मैकडूगल, विलियम मैकडूगल की यहाँ प्रसिद्ध रचना है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्या 2005 के अनुसार शिक्षण किस लिए किया जाता है? तो ये छात्रों को ज्ञान निर्माण में सक्षम बनाने हेतु किया जाता है। विज्ञान विषय के शिक्षण का एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? विज्ञान विषय के बारे में बताना है, इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार? तो इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं सृजनशीलता का विकास करना लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? तो यह है दैनिक गतिविधि, ये सही तरीका है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का। याद रखिएगा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह थॉर्नडाइक का। याद रखिएगा, बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत हैं ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो ये मातृभाषा। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा का होना चाहिए। इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब की गई? तो ये 1954 में। याद रखिएगा, इलाहाबाद में जो मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी वो 1954 में की गई थी। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया कथन है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है, यह कथन किसका है? तो ये ब्राउन का कथन है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों के कल्याण से है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये फ्रेडसन के द्वारा कहा गया कथन है। अधिगम के किस अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक में सामाजिकता एवं संवेगात्मक परिपक्वता विकसित करना होता है? यहाँ कौन सा अनुक्षेत्र है? तो यहाँ भावात्मक अनुक्षेत्र हैं। भावात्मक अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक में सामाजिकता एवं संवेगात्मक परिपक्वता विकसित करना होता है। अधिगम की किस प्रक्रिया को बैंकिंग मॉडल भी कहा जाता है? तो वो है रटना। अधिगम की जो रटना प्रक्रिया है इसको बैंकिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस तथ्य को समझकर उस पर तर्क वितर्क की क्षमता प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो ये प्रोग्रामिंग मॉडल। याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग मॉडल या फिर सीखना किसी तथ्य को समझकर उस पर तर्क वितर्क की क्षमता प्राप्त करना कहलाता है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? तो ये अरस्तु से मानी। याद रखिएगा, स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से मानी है।
प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो यह थॉर्नडाइक को। याद रखिएगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में किसका योगदान माना जाता है? तो यह केटल व थॉर्नडाइक का। याद रखिएगा, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में केटल व थॉर्नडाइक का योगदान माना जाता है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियम व सिद्धांत व मानव विकास के नियम पर बल किसने डाला है? तो ये पेस्टोलॉजी के द्वारा बल डाला है। याद रखिएगा, साहचर्य पर आधारित अधिगम क्या कहलाता है? तो वो अनुबंध। साहचर्य पर आधारित अधिगम अनुबंधन कहलाता है। मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन दिए गए हैं? तो ये 2 प्रकार के। याद रखिएगा, मनोविज्ञान में 2 प्रकार के अनुबंधन दिए गए हैं। कौन कौन से? प्राचीन तथा क्रियाप्रसूत और नैमित्तिक अनुबंधन। ये मनोविज्ञान में 2 प्रकार के अनुबंधन दिए गए हैं। अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यह थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत। निदानात्मक विधि या व्यति इतिहास विधि का जो प्रतिपादक है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये टाइडमैन के द्वारा किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? तो ये सुकरात के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तर विधि का जो प्रतिपादक किया गया है, ये सुकरात के द्वारा किया गया है। देखिए, प्रश्नोत्तरी विधि के बारे में पूछे तो राइट आंसर आपका सुकरात होगा, और प्रश्नावली विधि के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर वुडवर्थ होगा। याद रखिएगा, प्रश्नावली विधि का जो प्रतिपादक किया है, ये वुडवर्थ के द्वारा किया गया है। थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अनुक्रिया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर SR सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक के संबंधवाद का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान की समाजमिति विधि का प्रतिपादक ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये J.L. मोरेनो के द्वारा प्रतिपादक किया गया है शिक्षा मनोविज्ञान की समाजमिति विधि का। याद रखिएगा, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थॉर्नडाइक है। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के जो लेखक होंगे वो थॉर्नडाइक होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की विकासात्मक विधि का प्रतिपादक कौन है? तो ये है जीन पियाजे। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की विकासात्मक विधि के जो प्रतिपादक होंगे वो जीन पियाजे होंगे। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत सिद्ध करने के लिए भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत पर मैकडूगल ने किस पर अपना प्रयोग किया? तो उन्होंने चूहे पर। याद रखिएगा, इन्होंने जो मैकडूगल है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? तो उन्होंने शैशवावस्था के लिए कहा है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, यह कथन किसका है? तो यह थॉर्नडाइक का कथन है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? तो ये मार्क्स के द्वारा कहा गया है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह RB केटल के द्वारा दिया गया। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत RB केटल के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक के किस नियम को वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम बताया है? तो वह है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम बताया है। प्रेरकीय अथवा प्रयोजनवादी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये विलियम मैकडूगल को। याद रखिएगा, प्रेरकीय अथवा प्रयोजनवादी संप्रदाय का प्रवर्तक विलियम मैकडूगल को माना जाता है। किसी बालक को तब तक पुस्तक नहीं पढ़ा सकते जब तक उसमें पढ़ने की इच्छा ना हो। यहाँ सीखने का कौन सा नियम है? तो यहाँ सीखने का तत्परता का नियम है। सीखना मनोविज्ञान किसके योगदान से प्रारंभ हुआ? तो यह फ्रांसिस गाल्टन के। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से प्रारंभ हुआ। शिक्षण व अधिगम का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो यह शिक्षा मनोविज्ञान को। शिक्षण व अधिगम का जो विज्ञान है, यह शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है। अधिगम का आधार किसे माना जाता है? तो यह परिपक्वता को। अधिगम का जो आधार माना जाता है वो परिपक्वता को माना जाता है। कोलसनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? तो ये प्लेटो से। याद रखिएगा, कोलसनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत है ये प्लेटो से मानी है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। यह जो उक्त परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? तो ये स्किनर के द्वारा दी गई
परिभाषा है। साइकोलॉजी इन टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन होंगे? स्मिथ होंगे। साइकोलॉजी इन टीचिंग पुस्तक के लेखक स्मिथ होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये एलिस के द्वारा दी गई परिभाषा है। इस विधि को काजल के समान बताया गया है तो वो है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि को काजल के समान बताया गया है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ परिभाषा गिलफोर्ड के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये कोल्सनिक के द्वारा कहा गया कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। टॉक टू टीचर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर जो पुस्तक लिखी गई है ये विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वहाँ 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये फ्रायड के द्वारा कहा गया कि मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वहाँ 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यहाँ किसके द्वारा दिया गया कथन है? तो ये स्टेन के द्वारा दिया गया कथन है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यहाँ कथन किसका है? यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये रूसो के द्वारा दिया गया कथन है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का अस्वीकार किया, अब वहाँ व्यवहार को स्वीकार करता है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये वुडवर्थ का कथन है। व्यवहार के अर्जन में उत्तरोत्तर या फिर क्रमशः प्रगति ही अधिगम है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ये क्रो एंड क्रो ने। याद रखिएगा 20वीं सदी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। प्रयास और त्रुटि से होने के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। यहाँ परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो यहाँ परिभाषा पावलोव के द्वारा दी गई है। गिरोह या फिर गैंग वाली अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा गिरोह या फिर गैंग वाली जो अवस्था है ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। यहाँ कथन किसका है? तो ये प्लेटो के द्वारा। यहाँ पर स्लेट्स आप प्लेटो को याद कर सकते हैं। स्लेट और प्लेट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो एक ही प्रकार के लगेंगे, आगे आपके सामने आएंगे। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। यहाँ कथन प्लेटो के द्वारा दिया गया है। जैसे कि अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। अभी हमने देखा कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यहाँ पर बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। यहाँ किसके द्वारा दिया गया कथन है? तो ये जॉन लॉक के द्वारा दिया गया कथन है। ध्यान दीजिएगा जो स्लेट है वो प्लेटो के से आप याद कर सकते हैं और बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। यहाँ किसका कथन है? तो ये जॉन लॉक का कथन है। एक और प्रश्न है इसी प्रकार का, बालक का मन कोरा कागज होता है। यहाँ किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है। 3 प्रश्न एक साथ आपको दिए हैं, तीनों के तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन आंसर अलग अलग है, तो आपको ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ना है व आंसर देना है। बालक का मन कोरा कागज होता है, यहाँ कथन रूसो के द्वारा दिया गया कथन है। स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। यहाँ कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। इनका कहना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यहाँ किसने कहा? यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और आएगा उसको और इसको आपको समझना है। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यहाँ किसने कहा? तो यह जॉन डेवी के द्वारा कहा गया। और शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो यह जॉन एडम्स के द्वारा कहा गया। याद रखिएगा त्रिध्रुवी प्रक्रिया आए तो आपका राइट आंसर जॉन डेवी होगा और द्विध्रुवी प्रक्रिया आए तो आपका राइट आंसर जॉन एडम्स होगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये ब्लूम के द्वारा कहा गया। वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन रूथ बेनेडिक्ट का कथन है।
किसने कहा है कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? तो ये श्री अरविंदो का कहना है कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये हिलगार्ड के द्वारा दी गई परिभाषा है। संप्रेषण के कितने प्रकार है? तो संप्रेषण के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2। कौन कौन से? शाब्दिक व अशाब्दिक, ये संप्रेषण के प्रकार है। भारत में सामाजिक मनोविज्ञान के प्रथम पुस्तक किसने लिखी? तो ये नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता व राधा कमल मुखर्जी द्वारा भारत में सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी गई। शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि में स्वयं का मूल्यांकन किया जाता है? तो वह है आत्मनिरीक्षण विधि। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण विधि में स्वयं का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये वाटसन के। शिक्षा मनोविज्ञान की जो निरीक्षण विधि है इसका प्रतिपादन वाटसन के द्वारा किया गया। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हिलगार्ड है। याद रखिएगा, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हिलगार्ड होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो वो है प्रयोगात्मक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। यहाँ उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये पिल के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह संस्कृत भाषा से हुई। याद रखिएगा, शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यह संस्कृत भाषा से हुई है। सीखना जैविक और सामाजिक उद्देश्य है। यहाँ अनुकूलन और प्रतिकूलन दोनों है। उक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर जो उक्त कथन है ये पिल का है। याद रखिएगा। पर्सनालिटी या फिर व्यक्तित्व किस भाषा का शब्द है? तो जो पर्सनालिटी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। व्यावसायिक संप्रेषणकर्ता किसे कहा जाता है? तो ये अध्यापक को। याद रखिएगा, व्यावसायिक संप्रेषणकर्ता अध्यापक को कहा जाता है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो पर्सनालिटी शब्द हैं इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। सीखने के व्यवहार में क्या होता है? तो संशोधन। सीखने से व्यवहार में क्या होता है? संशोधन होता है। मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? तो मोटिवेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा है? तो ये गिलफोर्ड ने कहा है। याद रखिएगा, अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ये गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है। एडोलसेंस या फिर किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा के एडोलिशियर शब्द से हुई है। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति। अधिगम के हार्मिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया? तो ये मैकडूगल के। याद रखिएगा, अधिगम के हार्मिक दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन किया गया है ये मैकडूगल के द्वारा किया गया है। पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा या फिर नाटकी पोशाक। ये पर्सोना शब्द का अर्थ होता है। किस संप्रदाय में मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है? तो यह है व्यवहारवादी संप्रदाय। व्यवहारवादी संप्रदाय में मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है। अधिगम की व्यवहारवादी विचारधारा का पिता किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो वो है वाटसन। व्यवहारवादी विचारधारा का जो पिता है वो वाटसन मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक सीखने के सोपान यह किसकी रचना है? तो ये डीसेल की। याद रखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक सीखने के सोपान ये डीसेल की रचना है। संरचनावादी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? तो ये विलियम वुंट तथा एडवर्ड ब्रांडफोर्ड टिचनर को संरचनावादी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किस शिक्षाविद ने रचनावादी दृष्टिकोण का विरोध किया था? तो ये है वाटसन। याद रखिएगा, वाटसन ने रचनावादी दृष्टिकोण का विरोध किया था। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये मैक्स वर्दिमर, कॉफका और कोहलर, इन तीनों को गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है या फिर माना गया है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हिलगार्ड। याद रखिएगा, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हिलगार्ड होंगे। कार्यात्मवादी या फिर प्रकार्यवाद संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये विलियम जेम्स को माना जाता है। याद रखिएगा, कार्यात्मकवादी या फिर प्रकार्यवाद संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना जाता है वो विलियम जेम्स को माना जाता है।
अगला प्रश्न, मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पर जो मोटिवेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। अधिगम परिपक्वता तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसके बाद भी जीवन प्रयत्न चलते रहने वाली प्रक्रिया है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये R.M. गेने के द्वारा दी गई परिभाषा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये वुडवर्थ का है। इनका कहना है कि जो सीखना है वो विकास की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रथम शिक्षाविद किसे माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए प्रथम शिक्षाविद के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका जॉन डेवी होगा। जॉन डेवी प्रथम शिक्षाविद माने जाते हैं। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये सिगमंड फ्रायड है, याद रखिएगा। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे? सिगमंड फ्रायड होंगे। शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये वॉटसन के, शिक्षा में जो व्यवहारवाद की स्थापना की गई है वो वॉटसन के द्वारा की गई है। प्रयत्न एवं भूल को अधिगम किसने कहा है? तो ये थॉर्नडाइक ने कहा है, याद रखिएगा। प्रयत्न एवं भूल को अधिगम थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया है। साहचर्यवादी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह जॉन लॉक को माना जाता है, याद रखिएगा। साहचर्यवादी संप्रदाय का प्रवर्तक जॉन लॉक को माना जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और गौण नियम कितने प्रकार के बताए हैं? इन्होंने 5 प्रकार के बताए हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, गत्यात्मक अधिगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पेशी अधिगम, कर्मेंद्रीय अधिगम, यांत्रिक अधिगम, मूर्त अधिगम, गामक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है गत्यात्मक अधिगम को। अगला प्रश्न, सीखने के कितने तत्व जॉन डेवी ने बताए हैं? तो सीखने के जॉन डेवी ने कितने तत्व बताए हैं? 3। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये 3 तत्व बताए हैं जॉन डेवी द्वारा, याद रखिएगा। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो ये जीन पियाजे व ब्रूनर है, याद रखिएगा। संज्ञानवादी पद्धति के जनक जीन पियाजे व ब्रूनर होंगे। संज्ञानवादी अधिगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रीय अधिगम और समस्या समाधान अधिगम के नाम से जाना जाता है संज्ञानवादी अधिगम को। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है रॉबर्ट गेने, याद रखिएगा। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है इसके रचनाकार रॉबर्ट गेने होंगे। अधिगम के व्यवहारवादी उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये I.P. पावलोव के द्वारा, याद रखिएगा। अधिगम के व्यवहारवादी उपागम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो I.P. पावलोव के द्वारा किया गया। मानसिक आयु, मेंटल एज का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो ये बीने के द्वारा, याद रखिएगा। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम बीने के द्वारा दिया गया। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हैं तो ये स्टीफन एम कोरे हैं, याद रखिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के जो प्रवर्तक होंगे वो स्टीफन एम कोरे होंगे। आईक्यू का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टर्न के द्वारा, याद रखिएगा। जो आईक्यू का विचार सर्वप्रथम दिया गया था वो स्टर्न के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार पूछा गया है तो इनके अनुसार जो अधिगम है वो 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार कौन कौन से आपके सामने हैं? संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम या फिर सिद्धांत अधिनियम, 8वां है समस्या समाधान अधिनियम। ये 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं रॉबर्ट गेने ने, जो आपके सामने हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गेने ने अधिगम का प्रारंभिक स्तर किसे माना है? तो इन्होंने सांकेतिक अधिगम को, याद रखिएगा। गेने ने अधिगम का प्रारंभिक स्तर पूछा गया है तो कौन सा माना है? सांकेतिक अधिगम को माना है। यहाँ पर देखिए गेने ने अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि गेने ने अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर किसे बताया है? तो ये समस्या समाधान अधिगम को उच्चतम स्तर बताया है गेने ने अधिगम का। स्किनर ने अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसे बताया है? तो यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग के बारे में पूछा गया है तो अभिप्रेरणा आपका राइट आंसर होगा। स्किनर ने जो अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग बताया है वो अभिप्रेरणा को बताया है। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वो है अभिप्रेरणा। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक होगा वो अभिप्रेरणा होगा।
संशोधित राष्ट्रीय पाठचर्या दस्तावेज की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो यह है सभ्यता और प्रगति। याद रखिएगा, संशोधित राष्ट्रीय पाठचर्या दस्तावेज की जो शुरुआत है वो रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति निबंध से होती है। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत अधिगम के किस स्तर पर आधारित है? तो याद रखिएगा, यह सांकेतिक अधिगम पर आधारित है। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत अधिगम के सांकेतिक अधिगम पर आधारित है। पावलोव ने किस पर प्रयोग कर क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी को स्पष्ट किया? तो पावलोव ने पाचन क्रिया पर प्रयोग कर क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी को स्पष्ट किया। 2005 में राष्ट्रीय पाठचर्या का निर्माण किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो उस समिति का नाम है यशपाल समिति। याद रखिएगा, 2005 में राष्ट्रीय पाठचर्या का जो निर्माण किया गया था वो यशपाल समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। बालक को चॉकलेट के लालच से कोई कार्य करवाना किस प्रकार का अधिगम स्तर है? तो ये उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम स्तर है। याद रखिएगा, बालक को चॉकलेट के लालच से कोई कार्य करवाना ये उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम स्तर है। यशपाल समिति की जिस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय पाठचर्या का निर्माण किया गया उसका शीर्षक क्या था? यहाँ पर शीर्षक पूछा गया है तो शिक्षा बिना बोझ के। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। यशपाल समिति की जिस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय पाठचर्या का निर्माण किया गया था उसका शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ के। अधिगम के किस स्तर के अनुसार बालक वाद्य यंत्रों को बजाना सीखता है? तो वो है सरल श्रृंखला अधिगम। याद रखिएगा, अधिगम के सरल श्रृंखला अधिगम स्तर के अनुसार बालक वाद्य यंत्रों को बजाना सीखता है। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में कितने सदस्य थे? यहाँ पर देखिए, एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में सदस्य की संख्या पूछी गई तो कितनी होगी? 38 होगी। इंपोर्टेंट है, 38 इसका राइट आंसर होगा। बालक द्वारा कविता, कहानी, गीत आदि सीखना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहलाता है। याद रखिएगा, बालक द्वारा कविता, कहानी, गीत आदि सीखना ये शाब्दिक साहचर्य का अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न, बालक द्वारा आकृतियों में अंतर करना सीखना अधिगम का कौन सा स्तर है? तो ये विभेदीकरण अधिगम। याद रखिएगा, बालक द्वारा आकृतियों में अंतर करना सीखना अधिगम का विभेदीकरण अधिगम स्तर है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के लिए केंद्रीय तत्व किसे माना गया है? तो ये पुनर्बलन को। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के लिए जो केंद्रीय तत्व माना गया है वो पुनर्बलन को माना गया है। वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई भी शेष अर्थ को सीखना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो ये संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। याद रखिएगा, संप्रत्यय अधिगम यहाँ पर राइट आंसर होगा। आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो आशुबेल ने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं वो 4 बताए। कौन कौन से? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण द्वारा सीखना और अन्वेषण द्वारा सीखना। ये 4 प्रकार के आशुबेल ने अधिगम के स्तर बताए या फिर 4 प्रकार के अधिगम बताए हैं। अगला प्रश्न, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडारगृह किसका है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इदम होगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से जो भंडारगृह होगा वो इदम होगा। जिन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जिन पियाजे संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है तो ये किसका सिद्धांत है? डार्विन का सिद्धांत है। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना या फिर सैंपल सिद्धांत किसने दिया है? तो ये थॉमसन के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना या फिर सैंपल सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के रिक्तिस्थान सिद्धांत को दर्शाता है। कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है। यहाँ पर अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक पूछा गया है तो कार्ल रोजर्स आपका राइट आंसर होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो वो है विद्यालय एवं कक्षा में। याद रखिएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है तो उसे अनुवंशिकता कहते हैं। याद रखिएगा, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को अनुवंशिकता
कहा जाता है। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो वो है जीन पियाजे। याद रखिएगा, जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक है ये पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये है जीन पियाजे। याद रखिएगा, जो स्कीमा सिद्धांत हैं इसके जनक कौन होंगे? जीन पियाजे होंगे। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है तो चिंतन और कल्पना। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार होगा वो चिंतन और कल्पना होगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो वो है किशोरावस्था। विकास के किशोरावस्था काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। वे कार्य जो हमें संतोष देते हैं पक्के हो जाते हैं एवं वे कार्य जिनकी परिणाम हमें असंतोष देते हैं इतनी सफलता से नहीं होते हैं। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है? तो ये मॉर्गन एवं गिलीलैंड का कथन है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो ये विलियम जेम्स थे। याद रखिएगा, शिक्षा में जो प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक थे वो विलियम जेम्स थे। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, तो ये उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। याद रखिएगा, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य जो संप्रेषण होना चाहिए वो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो ये लिखने संबंधी कठिनाई से जुड़ा है। इस पर एक शानदार ट्रिक बनाई है, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। और जितने भी जो विकार है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसके भी एक वीडियो बना रखी है प्रॉपरली, यदि उसको देखना है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये लिकर्ट के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, योग निर्धारण विधि का जो प्रतिपादन किया गया है वो लिकर्ट के द्वारा किया गया है। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज, यहाँ पर देखिए नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज पूछा गया है तो वो है एनसीएफ 2005। याद रखिएगा, विद्यालय शिक्षा का अब तक का जो नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है वो एनसीएफ 2005 है। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, तो ये ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? तो ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था। जेबी वॉटसन ने अपने सहयोगी रेनर के साथ मिलकर किस पर प्रयोग किया था? तो जेबी वॉटसन ने अपने सहयोगी रेनर के साथ मिलकर नन्हे शिशु अल्बर्ट पर अपना प्रयोग किया था। जेबी वॉटसन ने लिटिल अल्बर्ट व खरगोश के द्वारा किस अवधारणा पर प्रयोग किया? तो इन्होंने अनुबंधन की अवधारणा पर अपना प्रयोग किया था जेबी वॉटसन ने लिटिल अल्बर्ट व खरगोश के द्वारा। किसी पारंगत दर्जी द्वारा आसपास के व्यक्तियों से बात करते हुए भी कपड़े सिलने का पूरी सफाई से करना अधिगम के किस नियम का सूचक है? तो ये अभ्यास के नियम का सूचक है। यहाँ पर अभ्यास का नियम आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या का आधार किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय पाठचर्या का जो आधार माना जाता है ये भारतीय संविधान में राष्ट्र के दर्शन को राष्ट्रीय पाठचर्या का आधार माना जाता है। भारत में पहली बार शिक्षा नीति का निर्माण कब किया गया था? तो ये 1968 में। याद रखिएगा, भारत में पहली बार जब शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था तो ये 1968 में किया गया था। साइकिल चलाना, नृत्य करना, खेल खेलना आदि अधिगम के किस नियम की पुष्टि करते हैं? तो ये अभ्यास के नियम की पुष्टि करते हैं। याद रखिएगा, साइकिल चलाना, नृत्य करना, खेल खेलना आदि ये अधिगम के अभ्यास के नियम की पुष्टि करते हैं। बालक द्वारा परीक्षा परिणाम के बाद प्रसन्नता व्यक्त करना अधिगम के किस नियम का सूचक है? तो ये ही प्रभाव व परिणाम के नियम का सूचक है। याद रखिएगा, बालक द्वारा परीक्षा परिणाम के बाद प्रसन्नता व्यक्त करना ये अधिगम के प्रभाव व परिणाम के नियम का सूचक है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने किन पर प्रयोग करके सीखने का संबंधवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये है बिल्लियां, चूहों, मछलियां तथा मुर्गियों पर। याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों, चूहों, मछलियों तथा मुर्गियों पर सीखने का संबंधवाद अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद सिद्धांत है इसे प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के नाम से, चयन के सिद्धांत के नाम से, संबंधवाद प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से और आवृत्ति के सिद्धांत के नाम से भी थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है इसे जाना जाता है। टाइपिंग करना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो यह है गत्यात्मक अधिगम। टाइपिंग करना ये गत्यात्मक अधिगम कहलाता है। एनसीएफ 2005 का नारा शिक्षा बिना बोझ के का विचार कब आया था? तो ये आया था 1993 में। कब आया था यह विचार? 1993 में आया था। बिल्ली को लीवर युक्त पिंजरे में कैद करके मांस के टुकड़े के लिए उसके लीवर दबाकर बाहर लाने का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो ये थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की है? तो वह है सुविधादाता। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका होगी वो सुविधादाता के रूप में होगी। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था इवान पावलोव के। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत इवान पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया। रूस के किस मनोवैज्ञानिक को 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये है इवान पावलोव। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट हैं। रूस के इवान पी पावलोव को 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अनुबंधन का पिता किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो यह है पावलोव। इवान पी पावलोव को अनुबंधन का पिता कहा जाता है। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत हैं इसे परस्पर अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, सहज अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव ने किस पर प्रयोग करके क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को सिद्ध किया? तो उन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को सिद्ध किया। पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए अपने प्रयोग को सिद्ध किया? तो यह है पेरोडिड ग्रंथि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पावलोव ने कुत्ते की पेरोडिड ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए अपने प्रयोग को सिद्ध किया। किसी व्यक्ति को लगातार कुछ दिन सुबह जल्दी उठाने के बाद कुछ दिनों बाद उसके द्वारा अपने आप सुबह जाग जाने की घटना का संबंध किससे माना जाता है? तो ये क्लासिकल अनुबंधन से माना जाता है। सोच समझकर की जाने वाली पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो सोच समझकर जो की जाने वाली पुनरावृत्ति है यह अभ्यास कहलाती है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की देन है। याद रखिएगा, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की देन है। गेस्टाल्टवादी या फिर समग्रतावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से मनोवैज्ञानिक है? तो याद रखिएगा, ये वर्दाइमर, कोफका एवं कोहलर ये गेस्टाल्टवादी या फिर समग्रतावादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्किनर ने कितने प्रकार का पुनर्बलन दिया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में स्किनर ने 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया है। कौन कौन सा? सतत, आंशिक, अनुपात तथा अंतराल पुनर्बलन। ये 4 प्रकार का शिक्षा के क्षेत्र में स्किनर ने पुनर्बलन दिया है। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? यदि साधारणतः पूछे कि पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक भी कहते हैं। याद रखिएगा, पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। बालक शिक्षक की सहायता के बिना अपनी गति से पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे भाग करके अधिगम करते हुए स्वयं सीखता है। यह किस प्रकार का अनुदेशन कहलाता है? तो यहाँ अभिक्रमिक अनुदेशन कहलाता है। यहाँ किस प्रकार का अनुदेशन कहलाएगा? अभिक्रमिक अनुदेशन कहलाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये B.F. स्किनर। याद रखिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत B.F. स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। शिक्षा क्षेत्र में विनेटिका प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो यह है कार्लटन वासबर्न। शिक्षा के क्षेत्र में जो विनेटिका प्रणाली का जनक माना जाता है वो कार्लटन वासबर्न को माना जाता है। शिक्षा क्षेत्र में डाल्टन प्रणाली को किसने स्थापित किया? तो यह है मिस हेलन पार्कहट्स। शिक्षा क्षेत्र में डाल्टन प्रणाली को मिस हेलन पार्कहट्स द्वारा स्थापित किया गया।
बालक का मन एक कोरी पट्टी या फिर कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ कथन किसका है? जैसा कि ये इस प्रश्न को मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ कथन किसका होगा? जॉन लॉक का होगा। एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना है? तो जो एजुकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द, एडुकेटम का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर बढ़ना। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छात्रों में रटने की जो प्रवृत्ति है उसको रोकने हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। उथल पुथल की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था, उथल पुथल की जो अवस्था है ये किशोरावस्था काल को कहा जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया है? तो ये डॉक्टर B.S. ब्लूम ने। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से डॉक्टर B.S. ब्लूम ने प्रस्तुत किया है। किसने यह दावा किया सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो यह है नाओम चॉम्स्की। यहाँ दावा नाओम चॉम्स्की ने किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। शिक्षा हेतु विषय वस्तु या फिर पाठ्यक्रम कौन प्रदान करता है? तो ये समाज, याद रखिएगा, शिक्षा हेतु विषय वस्तु या फिर पाठ्यक्रम समाज प्रदान करता है। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वहाँ कौन सा सिद्धांत है? तो वहाँ है आवृत्ति का सिद्धांत। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना है वहाँ आवृत्ति का सिद्धांत है। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है? तो ये मूल्यांकन में कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय मूल्यांकन में किया जाता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो यह है किशोरावस्था। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किशोरावस्था काल को कहा जाता है। शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली निर्दिष्ट क्रियाओं की एक प्रणाली है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर कथन पूछा गया है तो यहाँ कथन किसका होगा? स्मिथ का होगा। शिक्षण एक अधिक विकसित व्यक्तित्व एवं एक कम विकसित व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संपर्क है जिसकी संरचना कम विकसित व्यक्तित्व की शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये मॉरिसन का कथन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया। तो ये कब लागू हो गया था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया था। शिक्षा क्षेत्र में ह्यूरिस्टिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये आर्मस्ट्रांग ने। शिक्षा क्षेत्र में जो ह्यूरिस्टिक प्रणाली की शुरुआत की गई थी ये आर्मस्ट्रांग के द्वारा की गई थी। I.K. डेविस ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था के कितने सोपान बताए हैं? तो उन्होंने 4 सोपान बताए। कितने? 4। नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण, ये 4 सोपान बताए हैं I.K. डेविस ने। विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए हैं? तो ये एबिंगहॉस ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। जो विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किए हैं वो एबिंगहॉस के द्वारा किए गए हैं। किसी भी स्थान का नक्शा तैयार करना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो यह संज्ञानवादी अधिगम। किसी भी स्थान का नक्शा तैयार करना यह संज्ञानवादी अधिगम कहलाता है। B.S. ब्लूम ने अधिगम के कितने अनुक्षेत्र बताए हैं? तो B.S. ब्लूम ने जो अधिगम के अनुक्षेत्र बताए हैं वो 3 बताए हैं। कितने? 3 बताए हैं। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, ये 3 अनुक्षेत्र बताए हैं B.S. ब्लूम ने अधिगम के। प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये सुकरात को। प्रश्नोत्तर पद्धति का जो प्रतिपादक माना जाता है ये सुकरात को माना जाता है। बेसिक शिक्षा अथवा बुनियादी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो ये महात्मा गांधी को माना जाता है। बेसिक शिक्षा अथवा बुनियादी शिक्षा का जनक महात्मा गांधी जी को माना जाता है। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो यह है थॉर्नडाइक। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियमों का प्रतिपादन किया है? तो वो है 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। मुख्य नियम कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। और गौण नियम कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम कौन से? जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीखने के कितने नियम बताए हैं या फिर जो मुख्य नियम है वो कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। कौन कौन से? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है
प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम के या फिर सीखने के 3 प्रमुख नियम के अंतर्गत आते हैं। ये 3 नियम जिसका कि आपको मैंने शुरू में ही बता चुका हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? तो ये थॉर्नडाइक ने की थी। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज थॉर्नडाइक द्वारा की गई। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो ये अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। पाठ्यचर्या अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो ये कैरिकुलम। पाठ्यचर्या अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुई है। कैरिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा से हुई है। कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक होता है दौड़ का मैदान। कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ दौड़ का मैदान होता है। किसी विषय की रूपरेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किसी विषय की रूपरेखा को पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। त्रिभाषाई फार्मूले की प्रथम भाषा कौन सी है? तो त्रिभाषाई फार्मूले की जो प्रथम भाषा होगी वो राज्य या फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी। त्रिभाषी फार्मूला की जो प्रथम भाषा होगी वो राज्य की भाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी। त्रिभाषाई फार्मूले की दूसरी भाषा कौन सी होगी? प्रथम भाषा के बारे में हम जान चुके हैं, तो दूसरी भाषा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है तो वो है अंग्रेजी। तीसरी भाषा कौन सी होगी? तो तीसरी भाषा हमारी यहाँ पर संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी आदि, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारी मातृभाषा होगी वो कोई सी भी हो सकती मातृभाषा, वो तीसरी भाषा होगी त्रिभाषी फार्मूले की। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम का निर्माण किसे ध्यान में रखकर किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण किसे ध्यान में रखकर किया जाता है? तो वो है शिक्षक। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, कैरिकुलम का निर्माण किसे ध्यान में रखकर किया जाता है? तो वो है छात्र। याद रखिएगा, पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो शिक्षक को ध्यान में रखकर किया जाता है और कैरिकुलम का जो निर्माण है वो छात्र को ध्यान में रखकर किया जाता है। पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। उक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये मुनरो का कथन है। एनसीएफ 2005 किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? तो यह है करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 में शिक्षा को किस प्रकार बताया गया है? तो याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 में शिक्षा को बाल केंद्रित बताया गया है। अगला प्रश्न, पाठचर्या में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो पाठचर्या में जो मुख्य भूमिका होती है वो पाठ्यक्रम की होती है। अधिगम के किस अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक का समुचित विकास करना होता है? तो वो है क्रियात्मक अनुक्षेत्र। याद रखिएगा, क्रियात्मक अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक का समुचित विकास करना होता है। अधिगम के किस अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। पाठचर्या में पाठ्यक्रम की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो ये छात्र शिक्षक को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में होती है। पाठचर्या में पाठ्यक्रम की भूमिका। एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा क्या था? तो मुख्य नारा था शिक्षा बिना बोझ के। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एनसीईआरटी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का प्रकाशन एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। प्रतिचयन या फिर प्रतिदर्श के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थॉमसन। याद रखिएगा, प्रतिचयन या फिर प्रतिदर्श के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो थॉमसन के द्वारा किया गया था। अध्यापक द्वारा छात्रों में शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की गई व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस व्यवस्था को शिक्षण व्यूह रचना एवं विधियां कहा जाता है। शिक्षण व्यूह रचनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो याद रखिएगा, शिक्षण व्यूह रचनाएं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। पहली है एक तंत्री और दूसरी है लोकतांत्रिक। पद्धति या फिर प्रणाली विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन किसका होगा? जॉन डीवी का कथन होगा।
शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बाइनिंग। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये बाइनिंग का कथन है। क्रियात्मक विधियों से शिक्षण करवाते समय शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो वो निर्देशक के रूप में होती है। क्रियात्मक विधियों से शिक्षण करवाते समय जो शिक्षक की भूमिका होती है वो निर्देशक के रूप में होती है। शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक साधन किसने बताया है? तो ये एडम्स ने। याद रखिएगा, शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक साधन एडम्स के द्वारा बताया गया है। उद्दीपक को देखकर मन में होने वाली हलचल क्या कहलाती है? तो वो उद्दीपन। याद रखिएगा, उद्दीपक को देखकर मन में होने वाली हलचल उद्दीपन कहलाती है। क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? तो ये स्किनर के। याद रखिएगा, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा किया गया है। क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ सिद्धांत आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इन सभी के नाम से जाना जाता है क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ऐसी अधिगम प्रक्रिया जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? तो ये क्रियाप्रसूत अनुबंधन कहलाती है। बालक का गर्भावस्था में सबसे पहले किस अंग का सर्वाधिक विकास होता है? तो याद रखिएगा, सिर का। बालक का गर्भावस्था में सबसे पहले सिर का सर्वाधिक विकास होता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो वो है सामान्य बुद्धि का। बिने साइमन परीक्षण द्वारा सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। एक वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो एक वर्ष में जो बालक का वजन होता है वो जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है, तो बच्चे का जो रोने का कारण होगा वो संवेगात्मक दुश्चिंता होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये विल्फ्रेड बियर्स के द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो बियर्स के द्वारा किया गया। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रति को क्या नाम दिया? तो इन्होंने पाश्चात्य चिंतन एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रति को पाश्चात्य चिंतन नाम दिया। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये जन पियाजे ने दिया था। याद रखिएगा, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जन पियाजे के द्वारा दिया गया। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये गोलमैन ने। बुद्धि का जो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है ये गोलमैन के द्वारा दिया गया। बुद्धि का संरचना सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया? तो ये गिलफोर्ड के। बुद्धि का जो संरचना सिद्धांत है ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो वो है किशोरावस्था के बाद। मानव विकास की किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है बाल्यावस्था। याद रखिएगा, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए बाल्यावस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये गुथरी द्वारा दिया गया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। डमरू पर बंदर का नाचना ये शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना ये शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? तो ये कोहलर ने। सुल्तान नाम के जो चिंपांजी हैं इस पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? कोहलर के द्वारा प्रयोग किया गया था। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर जो है ये व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। याद रखिएगा, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो यह कोहलर ने। अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये कोहलर के द्वारा
दिया गया। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो याद रखिएगा वो है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत उपयोगी है। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की है? तो ये वहाब ने की है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। भाषाई सापेक्षता जो प्राकल्पना प्रतिपादित की है वो वहाब के द्वारा की गई है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो ये वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इन दोनों का परिणाम है मानव विकास। याद रखिएगा, मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो वह है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव बेहतर मानते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वो है सामाजिक। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? तो ये अब्राहम मास्लो द्वारा दिया गया है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो ये है किशोर अवस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किशोरावस्था की सूचक होती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ विचार के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, जो कि जांघों में होती है। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है शरीर में? तो वह स्टेपीज। ये कहाँ पर होती है? तो ये कान में होती हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो वो है मैंडिबुला। ये कहाँ पर होती हैं? तो ये जबड़े में होती है। याद रखिएगा, मैंडिबुला जो कि जबड़े में होती हैं, ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती हैं। बालक का विकास 6 वर्ष व 11 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 6 वर्ष की बात करें तो 90% हो जाता है, और 10 वर्ष की बात करें तो 95% लगभग बालक का विकास हो जाता है। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो यह है 25%। आप सभी को पता होगा 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है। व्यंजन में क्या बोलता है? वहाँ सबसे पहले माँ शब्द बोलता है, और माँ क्या है? एक व्यंजन शब्द है, तो आप यहाँ पर व्यंजन राइट आंसर लगा सकते हैं। पिछड़ा बालक वहाँ है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यहाँ किसने कहा? तो ये सीरियल बर्टे के द्वारा कहा गया। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यहाँ कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यहाँ कथन वैलेंटाइन का है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यहाँ किसने कहा? तो ये हीली के द्वारा कहा गया। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को या फिर अपनी माँ की भाषा को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो वो है 5 वर्ष की उम्र में बालक वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, तो ये B.S. ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? तो ये डेविस आशुबेल है। याद रखिएगा, अग्रिम संगठक जो प्रतिमान है इसके प्रवर्तक कौन होंगे? तो डेविस आशुबेल होंगे। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? तो ये केली एवं थर्स्टन होंगे। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक केली एवं थर्स्टन होंगे। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो ये अपने परिवार से होता है। बच्चे को जो सबसे पहले भाषा का ज्ञान होता है वो अपने परिवार से होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो ये 50,000 शब्दों तक। याद रखिएगा, 6वीं तक कक्षा में पढ़ने वाले बालक का जो शब्द भंडार लगभग होता है वो 50,000 शब्दों तक होता है।
10वीं की बात करें कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है लगभग, तो ये 80,000 शब्दों तक का होता है। क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं तो प्रश्नचित होते हैं। क्रेचमर के अनुसार जो स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति हैं ये स्वभाव से प्रश्नचित होते हैं। बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक है, तो बालक के सामाजिकरण का जो प्रथम घटक होगा वो परिवार होगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है, तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे होगा, डार्विन से होगा। अंतः दर्शन विधि से अवलोकन किया जाता है, तो स्वयं का। अंतर्दर्शन विधि से जो अवलोकन किया जाता है वो स्वयं का किया जाता है। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था, किसने किया था, तो ये मेंडल ने। याद रखिएगा, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को मेंडल ने स्पष्ट किया था। शिशुकाल को अपीली काल किसने कहा है, तो शिशुकाल को अपीली काल हरलोक द्वारा कहा गया है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यहाँ कथन किसका है, तो ये लेवेंटर का कथा है कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो ये बेलक ने। बाल अंतर्बोध जो परीक्षण का निर्माण किया है ये बेलक द्वारा किया गया है। सूक्ष्म शिक्षण का समय है, तो जो सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है वो 5 से 10 मिनट का होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था वो मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया, तो व्यक्तित्व का जो स्व सिद्धांत दिया है वो कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। प्रतिभाशाली बालक वहाँ है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यहाँ कथन दिया गया है, तो ये टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया कथन है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यहाँ कथन किसका है, तो ये क्रो एंड क्रो का कथन है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है, तो वो है किशोरावस्था। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किशोरावस्था में होने लगता है। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है, तो नर्सरी पद्धति का जनक मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है, तो एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जो जनक होंगे वो फ्रोबेल होंगे। जन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो जन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण की दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता है, तो ये सृजनशील बालकों की विशेषता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यहाँ उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 500 प्रश्न मिलेंगे, तो मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपको वादा पूरा करना है। इस वीडियो को जो 500 प्रश्न तक आ चुके हैं या फिर जो देख रहे हैं वीडियो, उन सभी को लाइक करना है। वैसे तो 500 प्रश्न तक आप पहुंच ही गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, और जैसे ही वीडियो समाप्त होता है इसको सभी जगह आपको शेयर करना है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अंतिम प्रश्न है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये स्टैनली हॉल द्वारा 1892 में की गई थी। तो यहीं पर आज के जो 500 प्रश्न हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। सबसे पहले आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तो जल्द ही दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।